हाय फ्रेंड, कैसे हैं आप। आज हम लोग क्लास 10 के हिंदी का अध्याय 1 पढ़ने वाले हैं। अध्याय का नाम है श्रम विभाजन और जाति प्रथा। ठीक है, इस चैप्टर से संबंधित जितने भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हैं उन सभी क्वेश्चंस को हम लोग देखने वाले हैं। तो आप तैयार हैं ना? चलिए तैयार हो जाइए और शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, श्रम विभाजन और जाति प्रथा के लेखक कौन है। तो जो श्रम विभाजन और जाति प्रथा के लेखक कौन है, तो यहाँ पर जो यह जो अध्याय है, इस अध्याय में इसके लेखक भीमराव अंबेडकर हैं और इन्होंने इस पूरे पाठ में एक बात बताया है कि जो यहाँ के लोग हैं और यहाँ की जो आबादी है, यहाँ पर के आबादी में रहने वाले लोगों के बीच में विभाजन हो गया है। यहाँ के जो श्रमिक हैं उनके बीच में विभाजन हो गया है और यह विभाजन जाति के आधार पर हुआ है, जो कि एकदम निंदनीय है। ठीक है ना। इसी के बारे में इस पूरे चैप्टर में, पूरे अध्याय में चर्चा की गई है। ठीक है ना। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जन्म किस राज्य में हुआ था। ठीक है ना। तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जन्म किस राज्य में हुआ था, तो आप जब इस पूरे अध्याय को पढ़िएगा तो उसमें आपको पता चल जाएगा कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जिन्हें संविधान का जन्मदाता कहा जाता है, आखिर में उनका जन्म कहाँ हुआ था। इनका जन्म हो गया था मध्य प्रदेश में। कहाँ हुआ था? भीमराव अंबेडकर का जन्म, इनका जन्म मध्य प्रदेश में हुआ था। तो अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जन्म किस परिवार में हुआ था। मतलब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी जो थे ना, इनका जन्म किस वर्ग के परिवार में हुआ था। तो जो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे, यह तो खुद दलित वर्ग के अंतर्गत आते थे, दलित वर्ग में थे। और उस समय जब इनका जन्म हुआ था, तो जन्म से जब तक ये बड़े हुए तब तक इन्होंने एक ही बात देखी थी कि दलितों के साथ हमेशा अन्याय हुआ है, चाहे वह काम को लेकर के हो या अधिकार को लेकर के हो। ठीक है ना। तो इस कारण से इन्होंने पूरे संविधान में दलितों को विशेष दर्जा देने के लिए इन्होंने बहुत सारे प्रयास किए और उन्हीं के कारण से आज जो समाज में हमारे संविधान के बीच जो समानताएं आई हैं, ठीक है ना, और जो दलित वर्ग हैं, जो पिछड़े वर्ग हैं, उनके बारे में कुछ स्पेशल आरक्षण की बात कही गई है। यह मुख्य रूप से इन्हीं भीमराव अंबेडकर के द्वारा, इनके प्रयासों से ये बात हो पाई है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, जातिवाद के पोषकों द्वारा श्रम विभाजन किसका दूसरा रूप माना जाता है। ठीक है ना। तो यह क्वेश्चन काफ़ी डिफिकल्ट है और इसमें जो मजदूरी प्रथा, जाति प्रथा, बाल मजदूरी प्रथा या समस्या है, इसमें मुख्य रूप से जितने बच्चे हैं उन लोगों का जो आंसर आने वाला है वो ज़्यादातर बच्चों का गलत होने वाला है। ठीक है ना। कि जातिवाद के पोषकों द्वारा श्रम विभाजन किसका दूसरा रूप माना जाता है। तो जातिवाद का जो पोषक है ना, यह जाति प्रथा ही इसका आंसर सही होगा। ठीक है। तो अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, जाति प्रथा किस प्रकार का श्रम विभाजन है। मतलब जाति प्रथा किस प्रकार का श्रम विभाजन है। तो जब आप इस पूरे अध्याय को पढ़िएगा तो आपको एक बात पता चल जाएगी कि यह जो जाति प्रथा का जो श्रम विभाजन है, यह अस्वाभाविक है। ठीक है ना। किस प्रकार का विभाजन है? अस्वाभाविक है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, जाति प्रथा के अनुसार श्रम विभाजन का आधार क्या है। तो देखिए, तो जाति प्रथा का जो विभाजन है ना, यह विभाजन मुख्य रूप से रोजगार जो सृजन ऑप्शन है इसके आधार पर होता है। विभाजन का आधार रोजगार सृजन है कि कौन कौन से लोग किस काम को करते हैं। ठीक है ना। उस कारण से उस काम के आधार पर उनको एक जाति का नाम दे दिया गया था पहले। जैसे कि जो लोग व्यापार करने वाले थे, ठीक है ना, उसको व्यापारिक वर्ग के अंदर रख दिया गया। ठीक है ना। जो लोग खेती बाड़ी करने वाले वर्ग थे, इनको दूसरे वर्ग में रखा था। चमड़े के काम करने वाले लोगों को दूसरे वर्ग में रखा गया। उसके काम के आधार पर जाति का वर्गीकरण किया गया, यानी कि रोजगार सृजन के आधार पर
वर्गीकृत समाज जो होता है यह एक जाति का नाम दे दिया जाता है कि ये इस जात के हैं और इसी काम को करना इनका मुख्य पेशा है, ठीक है ना, और इसी काम को ये लोग ज़्यादा करते हैं। तो जो श्रम विभाजन है और जाति प्रथा के शीर्षक, ठीक है ना, किनके द्वारा हिंदी में रूपांतरित किया गया है? तो जो यह श्रम विभाजन और जाति प्रथा के का जो शीर्षक है ना, यह इसके हिंदी में रूपांतरण किया गया है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के द्वारा, ठीक है ना। किनके द्वारा किया गया है? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के द्वारा किया गया है। जाति प्रथा मनुष्य के पेशे को किस प्रकार प्रभावित करती है? तो जाति प्रथा जो है मनुष्य के पेशे को किस प्रकार प्रभावित करती है? जैसे कि मैंने आपको बताया कि किसी विशेष प्रकार के काम करने वाले लोगों को एक प्रकार के एक तरह से उनको एक कैटेगरी में बांटा जाता है, एक समुदाय एक समूह में बांटा जाता है, ठीक है ना। और उसी कारण से यह क्या करती है कि यह समुदाय यह मनुष्य के पेशे में बढ़ावा देती है कि अब जो जिस काम को किसी परिवार या समूह के जो पूर्वज करते आ रहे थे वही काम उनके जो वंशज हैं उनको करने में सहूलियत मिलती है, या उनको काम करने का वो काम करने का जो तरीका है वो पहले से ज़्यादा मालूम रहता है। कुछ लोगों के साथ तो मजबूरी भी हो जाती है कि वे लोग उसी काम को करें। तो यह क्या होता है कि यह मनुष्य के पेशे को क्या करती है? बढ़ावा देती है जाति प्रथा, ठीक है। अगले क्वेश्चन की तरफ पढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है विडंबना का क्या अर्थ है? तो जैसे कि आपने इस अध्याय को जो पढ़ रहे होइएगा तो इस अध्याय को पढ़ने में आपको एक विडंबना शब्द आया होगा, और उस विडंबना शब्द का एक ही मतलब था उपहास उड़ाना या उसकी शिकायत करना, ठीक है ना, मजाक उड़ाना। विडंबना का क्या अर्थ है? उपहास इसका सही अर्थ हो जाएगा, ठीक है ना। कभी कभी किसी खास वर्ग या समुदाय के जो लोग होते हैं ना तो उनको लोग आदर सम्मान नहीं देते हैं, ठीक है ना, उनका उपहास उड़ाते हैं, ठीक है। लेकिन जो जितने भी काम हैं उन सभी काम का अपना अपना अलग अलग महत्व होता है, ठीक है। तो यहाँ पर विडंबना का अर्थ हो जाएगा बी, इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका क्लास 10 के हिंदी से लिया गया है और यहाँ पर लोकतंत्र की चर्चा की गई है। लोकतंत्र का क्या पर्याय है, मतलब लोकतंत्र का क्या अर्थ होता है? तो जो लोकतंत्र है ना, सच्चा लोकतंत्र, यहाँ पर लोगों के बीच जो भाईचारा है, ठीक है ना, यह हमेशा बनी रहनी चाहिए। क्या बनी रहनी चाहिए? भाईचारा बनी रहनी चाहिए। लोकतंत्र का यही है कि जितने भी लोग हैं, ठीक है ना, सभी लोग आपस में मिलजुल कर रहे हैं, किसी से किसी प्रकार की कोई शिकायत नहीं हो, ठीक है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की रचनात्मकता के प्रेरक व्यक्ति थे। मतलब डॉक्टर भीमराव जो अंबेडकर थे, जब उन्होंने यह रचना कर रहे थे या संविधान की रचना कर रहे थे तो उनके जो जिनके आदर्शों पर जिनके सिद्धांतों पर डॉक्टर भीमराव अंबेडकर चल रहे थे, ठीक है ना, उनका क्या नाम था? तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के समय एक ज्योतिबा फूले, ठीक है ना, एक व्यक्ति थे जिन्होंने दलित पिछड़े वर्गों के लिए बहुत सारा प्रयास किया ताकि उनकी स्थिति सुधर सके, और उन्हीं के सिद्धांतों पर उन्हीं के मार्गों पर या उनसे सबसे ज़्यादा प्रभावित थे आपके डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी, ठीक है ना। कौन प्रभावित थे? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर सबसे ज़्यादा प्रभावित थे, ठीक है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है किनके प्रोत्साहन पर बाबा साहेब उच्चतर शिक्षा हेतु न्यूयॉर्क गए थे? तो जो डॉक्टर साहब जो बाबा साहेब जो थे भीमराव अंबेडकर, इन्होंने उच्च शिक्षा लेने के लिए न्यूयॉर्क गए, ठीक है ना। इन्होंने उच्च शिक्षा ग्रहण भी किया और इनके उच्च शिक्षा लेने हेतु, ठीक है ना, प्रोत्साहन मिला था, और प्रोत्साहन देने वाले एक राजा थे बड़ौदा के नरेश, ठीक है ना। उन्होंने इनको प्रोत्साहन दिया था कि आप जाइए उच्च शिक्षा ग्रहण कीजिए ताकि अपने जो दलित पिछले वर्ग के जो लोग हैं, ठीक है ना, उनको आप शिक्षित कर पाएँ, उनको ये सद्बुद्धि दे पाएँ, उनको ज्ञान दे पाएँ, या उनके लिए कुछ नया कुछ कर सकें ताकि आने वाले भविष्य में उनकी स्थिति सुदृढ़ और साकार हो सके, ठीक है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है बुद्धा एंड हिज धम्म के लेखक कौन है? देखिए बुद्धा एंड हिज धम्म के लेखक कौन है?
तो ये इसके लेखक हो जाएंगे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। ठीक है ना, इसके लेखक कौन हो जाएंगे? इसके लेखक होंगे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की एक और रचना है, ठीक है ना, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की रचना कौन सी है, और वो रचना आपके इस ऑप्शन में देखने को मिल जाएगी। ठीक है ना, तो वह रचना हो जाएगी ये जो ऑप्शन दिया गया है आपको, द राइट एंड फॉल ऑफ द हिंदू वीमेन। ठीक है ना, तो ये आपका आंसर सही हो जाएगा और आप इसको याद रखिएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है आधुनिक सभ्य समाज, सभ्य समझते हैं ना, ठीक है ना, आधुनिक सभ्य समाज और श्रम विभाजन को क्यों आवश्यक माना जाता है? ठीक है ना, यहाँ पर जो ऑप्शन दिए गए हैं यदि उन पर विचार कीजिएगा, ठीक है ना, तो यहाँ पर आधुनिक समय में जो सभ्य समाज और श्रम विभाजन को आवश्यक इसलिए माना गया है क्योंकि यहाँ के जो कार्य कुशलता है उसको क्या किया जाए, बढ़ाया जा सके। ठीक है ना, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है भारत की जाति प्रथा की विशेषता है। भारत में जो जाति प्रथा की जो व्यवस्था चली आ रही है ना, उसकी एक खास विशेषता है। ठीक है ना, उसकी खास विशेषता यह है कि जो यहाँ के जो श्रमिक हैं, ठीक है ना, जो यहाँ के श्रमिक है का अस्वाभाविक विभाजन हो जाता है। क्या हो जाता है? श्रमिक है उनका अस्वाभाविक, मतलब एक तो स्वभाव नहीं होता है विभाजन करने का, लेकिन बिना किसी के प्रयास किए हुए, बिना किसी के कुछ कहे हुए उनका विभाजन हो जाता है। क्योंकि एक खास वर्ग के लोग अपना काम अलग करते हैं और उनके जो काम का जो वैल्यू है, ठीक है ना, जो मूल्य है, वे दूसरे वर्ग के लोगों से उनका कोई विशेष प्रकार का किस खास तरह का लेना देना नहीं होता है। ठीक है ना, जिस कारण से उनका ये विभाजन स्वतः होने लगता है। ठीक है, और स्वाभाविक होना ही है। जाति प्रथा स्वाभाविक श्रम विभाजन नहीं है, क्योंकि देखिए जाति जो प्रथा है यह स्वभाव से श्रमिक विभाजन नहीं है। ठीक है ना, यह इसलिए नहीं है, जो स्वाभाविक श्रम विभाजन नहीं है, क्योंकि यह जो जाति प्रथा है यह मनुष्य के रुचि पर आधारित नहीं है। ऐसा नहीं है कि मनुष्य चाहता है जिस काम को करना वो उसी काम को कर रहा है। तो बहुत सारे जो किसी खास वर्ग के लोग हैं, जो अपने किसी खास जो पेशा था उनके जो पूर्वज करते आ रहे थे, ठीक है ना, जो किसान के जो बेटे हैं वे लोग आज किसानी नहीं कर रहे हैं। ठीक है ना, जो कभी जिनके पूर्वज पशुपालन करते थे, ठीक है ना, वे लोग आज पशुपालन नहीं कर रहे हैं, उनके बच्चे अब डॉक्टर बन गए हैं, इंजीनियर बन गए हैं। ठीक है ना, जो कभी चमड़े का काम किया करते थे वे उनकी स्थिति अब अच्छी हो गई है, वे लोग अब व्यापार कर रहे हैं। तो ऐसा नहीं है कि उनकी जो जाति की जो व्यवस्था है, ठीक है ना, यह स्वाभाविक है। ठीक है ना, जो उनकी जो जाति व्यवस्था है यह स्वाभाविक नहीं है। इसलिए नहीं है क्योंकि वे लोग अपने रुचि के आधार पर इस काम को नहीं कर रहे हैं। ठीक है ना, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है लेखक आज के समाज के उद्योगों में गरीब और उत्पीड़न से बड़ी समस्या किस में है? लेखक के आज के उद्योगों में गरीबी और उत्पीड़न से भी बड़ी समस्या किस में माना है कि आज के जो समाज है यहाँ पर लोग तो गरीब हैं, ठीक है ना, और लोग बेचैन भी हैं, लेकिन उससे भी बड़ी समस्या, गरीबी से भी सबसे बड़ी समस्या यहाँ एक और समस्या है जिसको लेखक ने खास तरह से इस अध्याय में बच्चों को बताना चाहा है। ठीक है ना, और यह यही बताना चाहा है कि यहाँ की जो जनता है, ठीक है ना, उनके साथ एक समस्या आ गई है कि बहुत सारे शिक्षित वर्ग लोग जो हैं उनको आज काम नहीं मिल रहा है, योग्यता के अनुसार से काम नहीं मिल रहा है। ठीक है ना, बहुत सारे जो अच्छे काम किसी कार्य को कर सकते थे, जैसे कि कोई कंप्यूटर का जानकारी किसी के पास ज़्यादा है, ठीक है ना, अगर आज उसको आप वो कंप्यूटर के कार्यों से उसको दूर करके आप मेडिकल के कार्यों में लगा दीजिएगा। ठीक है ना, किसी को मेडिकल की अच्छी खासी जानकारी है और उसको मेडिकल के कार्य नहीं मिल पाए, वो डॉक्टरी का पेशा नहीं कर पाए और उसको मजबूरी में, ठीक है ना,
कृषि का काम करना पड़े या किसी दूसरे तरह के खास काम को करना पड़े, तो ये सबसे बड़ी समस्या है। यहाँ पर जो निर्धारित कार्य को अरुचि के साथ, व्यवस्था के साथ करना पड़ रहा है, यह आजकल सबसे बड़ी समस्या है। और इसी समस्या को हम क्या कहते हैं, बेरोजगारी कहते हैं। ठीक है ना। आज तो आजकल आप सुन भी रहे होइएगा कि भारत में बेरोजगारी जो है यह आजकल सबसे बड़ी समस्या के रूप में उभर कर सामने आ रही है। ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है, हिंदू धर्म की जाति प्रथा किसी भी व्यक्ति को ऐसा पेशा चुनने की अनुमति नहीं देती है। अब देखिए, हिंदू जो धर्म है कि कोई भी धर्म, ठीक है ना, उसको किसी भी तरह के ऐसे पेशे को चुनने की अनुमति नहीं देती है जो उसका पैतृक पेशा न हो। ठीक है ना। अब देखिए, सारे धर्म में कुछ न कुछ ऐसा चीज़ है कि लोग अपने धर्मों की जो बात उनके धर्म में जो कहा गया है, यह अनुमति, देखिए यहाँ पे कह क्या रहा है, ठीक है ना, कि व्यक्ति का धर्म वही है जो उसके पूर्वज जिस काम को करते हैं, ठीक है ना, उसी काम को करे। ऐसा नहीं है कि आजकल सारे विचार बदल रहे हैं लोगों के। ठीक है ना। चाहे कोई किसी भी जाति या धर्म का हो, ठीक है ना, उसको ऐसा पेशा चुनने की अनुमति भले ही उसके धर्म दे या न दे, ठीक है ना, ये उसके पैतृक, उसके जो पैतृक का अर्थ यहाँ पर होता है पैतृक पेशा, जो उसके पूर्वज करते आ रहे हैं। ठीक है ना। तो यहाँ पर जो अध्याय के अनुसार से आप देखा जाए तो इसका आंसर सही होगा कि इसमें बताया गया है कि हिंदू धर्म में जाति का किसी भी व्यक्ति को ऐसा पेशा चुनने की अनुमति नहीं देती है जो उसके पैतृक पेशा नहीं हो, जो उसके पूर्वज नहीं करते हैं। धर्म यही कहता है कि जो उसके पूर्वज इस काम को कर रहे हैं, बच्चा भी उसी काम को करे। मतलब ये जो अध्याय है उसके अनुसार से यहाँ पर आंसर बन के आता है। लेकिन अभी तो संभावनाएं बदल गई हैं। ठीक है ना। लोगों के विचार बदल गए हैं। ठीक है। तो चलिए, यह जो हम लोग अध्याय पढ़ रहे थे, श्रम विभाजन और जाति प्रथा, प्रश्न पर उत्तर पढ़ रहे थे, प्रश्न उत्तर पढ़ रहे थे, जो कि 2022 के एग्जाम को ध्यान में रख के बनाया गया है। आधुनिक मनु किसे कहा जाता है? तो जो आधुनिक मनु है, इन्हें किसे कहा जाता है? आधुनिक मनु किसे कहा जाता है? तो जो आधुनिक मनु है, इसे भीमराव अंबेडकर को कहा जाता है। किसे कहा जाता है? आधुनिक मनु डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को कहा जाता है। संचारित शब्द का क्या अर्थ होता है? ठीक है ना। जो संचारित शब्द है वह संचार, जैसे कि आपने सुना होगा कि शरीर में रक्त का संचार हो गया, ठीक है ना, या संचार का मतलब होता है प्रवाहित होना, ठीक है ना, चलना, ठीक है ना। संचार का अर्थ होता है प्रवाहित होना, ठीक है ना। इसका सही अर्थ यही होगा। यहाँ पर चलना भी दिया गया है, स्वचालित भी दिया गया है और आरोहित भी दिया गया है। लेकिन ये शब्द जितने भी हैं एक दूसरे से थोड़े से मिलते जुलते हैं। लेकिन जो यहाँ पर शरीर में रक्त का जो प्रवाह हो गया, ठीक है ना, इसको कहते हैं प्रवाहित होना। चलना में दूसरा है, जैसे कि आपने चलना तो अलग अलग तरीक़ों से इसको पर मतलब कहा जा सकता है। जैसे कि टीवी का चलना, तो टीवी तो चल नहीं रहा, लेकिन प्रवाहित होना का मतलब कुछ इसमें ये है कि एक धारा प्रवाह चलना, ठीक है ना, ये आप कह सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, श्रम विभाजन और जाति प्रथा के लेखक कौन है? तो जो श्रम विभाजन और जाति प्रथा का जो चैप्टर है, इसके लेखक हैं डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर। कौन है? भीमराव अंबेडकर इसके लेखक हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, लेखक की दृष्टि में विडंबना की क्या बात है? अब देखिए, जो लेखक है यदि उनके अनुसार से कहें तो विडंबना का अर्थ होता है कि जहां पर जो जातिवाद है ना, उसका पोषक नागण्य है। जो जातिवाद है उसका पोषक क्या हो? नागण्य हो। यहाँ पर एक बहुत बड़ी विडंबना है कि लोगों की जो सोच है, जो लोगों की मानना है, यह पौराणिक है, मतलब पुराने विचार के लोग हैं, ठीक है ना। इसे आप समझ सकते हैं। लेखक की दृष्टि में
आदर्श समाज कैसा होना चाहिए। अब देखिए, यदि लेखक के हिसाब से सोचें तो आदर्श समाज के बारे में यदि हम सोचें कि आदर्श समाज हमारा कैसा हो, तो यहाँ पहले ऑप्शन पे विचार कीजिए। आदर्श समाज ऐसा होना चाहिए जिसमें स्वतंत्रता हो, बिल्कुल बात सही है। समानता हो, ये भी सही है। और भ्रातृत्व का भाव हो, ये भी बात सही है, ठीक है ना। जिसमें सभी धनी हों, जिसमें सभी पढ़े लिखे हों, जिसमें सभी स्वस्थ हों। देखिए, ये सारी बातें सही नहीं हो सकती हैं। कि ऐसा नहीं है कि आदर्श समाज ऐसा हो कि सारे लोग धनी हो तो काम कौन करेगा, सारे लोग पढ़े लिखे हों, ऐसा भी कोई नहीं है। कि सबसे पहली चीज़ है कि सारे लोग पढ़े लिखे हों और वे लोग स्वतंत्र नहीं हों, सबके पास समानताएं नहीं हो, तो ये भी नहीं कुछ जम रहा है। तो इसमें आंसर ए सही होगा, क्योंकि आपको इसमें से केवल एक ही ऑप्शन को चुनने हैं ना, सभी नहीं है। तो केवल एक ही ऑप्शन को चुनने हैं, तो आप इसमें ए ऑप्शन चुन सकते हैं। और इसके लिए आपको क्या करना चाहिए, जो हमारी प्रस्तावना है उसको एक बार पढ़ने चाहिए। और प्रस्तावना में जो लोकतंत्र है, लोकतंत्र की काफ़ी मतलब अच्छी विशेषता उसमें बताई गई है कि लोकतंत्र क्या है और लोकतंत्र की विशेषताएं क्या क्या चीज़ होनी चाहिए। तो लोकतंत्र में सबसे पहले तो स्वतंत्रता होनी चाहिए। स्वतंत्रता नहीं है तो आप तो लोकतंत्र में नहीं रह रहे हैं, ठीक है ना। लेखक बेरोजगारी का प्रमुख और प्रत्यक्ष कारण किसे मानते हैं। अब देखिए, लेखक के अनुसार से कहें कि लोग यहाँ पर बेरोजगार क्यों हैं, ठीक है ना। और बेरोजगारी के पीछे क्या कारण है, लेखक ने स्पष्ट रूप से बताया है कि जो यहाँ पर बेरोजगारी है ना, इसके सबसे बड़ी कारण है तो जाति प्रथा है। लोग अपने पुराने कामों को जल्दी छोड़ना नहीं चाहते हैं, मजबूरी में उनको काम करना पड़ता है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जन्म कब हुआ था, तो अभी हम लोगों ने डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के जन्म के बारे में पढ़ा था कि इनका जन्म कहाँ हुआ था। इनका जन्म हुआ था मध्य प्रदेश में। लेकिन इतना से ही काम चलने वाला नहीं है कि आपको याद रखने होंगे कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जन्म हुआ कब था। ये इनका जन्म हुआ था 14 अप्रैल 1890 ईस्वी में, ठीक है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जन्म कहाँ हुआ था, तो मध्य प्रदेश में तो इनका जन्म हुआ था। ये बात तो बिल्कुल सही है, ठीक है ना। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जन्म मध्य प्रदेश में हुआ था। लेकिन मध्य प्रदेश में कहाँ हुआ था, तो मध्य प्रदेश के महू में हुआ था। मध्य प्रदेश के महू में इनका जन्म हुआ था। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जन्म हुआ था। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जो थे, इन्होंने एक पत्रिका का संपादन किया था, ठीक है ना। और उस पत्रिका का क्या नाम है, तो जो इन्होंने एक पत्रिका का संपादन किया था उसका नाम था बहिष्कृत भारत। बहिष्कृत का मतलब क्या होते हैं। अब एक तो मतलब समाज होता है जिसको सभी लोग स्वीकार करते हैं, ठीक है ना। जिसको सभी लोग स्वीकार करते हैं उसको स्वीकृत करते हैं, और जिसको बहिष्कृत उसको कहते हैं जिसको लोग स्वीकार नहीं करते हैं, जिसको बाहर निकालना चाहते हैं उसको बहिष्कृत करते हैं। भारतीय संविधान के निर्माता के रूप में हम किन्हें जानते हैं। देखिए, ये तो क्वेश्चन बहुत बड़ा है और आप लोगों को इसमें बताए भी हैं कि इसका आंसर क्या होना चाहिए, ठीक है ना। तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर हैं, इन्होंने भारतीय संविधान का निर्माण किया है। और ख़ास करके इन्होंने जो पिछड़े वर्ग के लोग जो हैं उनके अधिकारों को दिलाने का इसमें प्रयास किया था डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने। और इसलिए ये सबसे अहम और सबसे महत्वपूर्ण है हमारे संविधान निर्माण के लिए। आधुनिक सभ्य समाज कार्य कुशलता के लिए किसे आवश्यक माना जाता है, तो जो आधुनिक समाज सभ्य समाज है ना, उसकी कार्य कुशलता के लिए किसे माना जाता है, तो यहाँ पर जो आधुनिक सभ्य समाज है उसके कार्य कुशलता के लिए जो श्रम विभाजन है यह होना काफ़ी आवश्यक है। तो और इसका आंसर ए एकदम सही है। और आगे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का पिता का क्या नाम था। तो आपको इस चैप्टर को जब पढ़ रहे हैं तो इस चैप्टर को के जब एग्जाम में जब आंसर पूछे जाएंगे ना, तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के बारे में पूरी जानकारी आपको पहले से समझ करके पढ़ करके तब जाननी चाहिए कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर एक ऐसे शख्स हैं जिन्होंने भारतीय लोकतंत्र के निर्माण के लिए जो संविधान बनाया है उसमें सबसे अहम सबसे महत्वपूर्ण योगदान इनका है। और इन्हें संविधान सभा का अध्यक्ष भी चुना गया था, ठीक है ना। तो जो अगला क्वेश्चन है, इस अगले क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा रामाजी सकपाल। इनके पिता का क्या नाम था,
रामाजी सकपाल था, जिसे आप लोग याद रखेंगे। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की माता का क्या नाम था? अब देखिए, इनका पिता का नाम तो आप लोगों ने याद कर लिया, डॉक्टर सकपाल था। अब इनके माता का भी नाम बता ही दीजिए आप लोग। इनके माता का नाम तो बहुत सारे लोग जानते होंगे, बहुत लोग जान रहे होंगे कि इनकी माता का नाम भीमाबाई था, ठीक है ना। और इन्हीं के माता के नाम के आधार पर भीमराव अंबेडकर का नाम पड़ा हुआ था। देखिए, भीमाबाई भीमराव अंबेडकर, ठीक है ना। तो चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। और जो इन्होंने जो उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए जो विदेश गए हुए थे ना, उस उच्च शिक्षा से संबंधित एक क्वेश्चन आ गया है कि इन्होंने पीएचडी की उपाधि कब प्राप्त की थी। तो जो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी थे, इन्होंने पीएचडी की उपाधि प्राप्त किया था 1916 ईस्वी में। और 1916 ईस्वी में एक घटना हुई थी। 1917 ईस्वी में चंपारण सत्याग्रह हुआ था, ये तो आप समझ ही रहे होंगे, ठीक है ना। तो उसी समय में, उसी के आसपास में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी जो थे, इन्होंने पीएचडी की उपाधि धारण की थी। और 1919 ईस्वी में जालियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था, ये भी आप लोग को पता होने चाहिए। तो चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, द कास्ट इंडिया वेयर मैकेनिज्म किसकी रचना है? ठीक है ना, द कास्ट इन इंडिया वेयर मैकेनिज्म किसकी रचना है? तो यह रचना हो जाएगी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की, ठीक है ना। आप तो समझ ही गए होंगे पहले कि इसमें ज़्यादातर क्वेश्चन भीमराव अंबेडकर से ही संबंधित है, ठीक है। आर्थिक पहलू से भी जाति प्रथा है, यहाँ पर आपको भरने हैं कुछ। आर्थिक पहलू से भी जाति प्रथा क्या है? हानिकारक है, ठीक है ना। आप जो सोच रहे थे वही आंसर यहाँ पर सही होगा, क्योंकि जो आर्थिक पहलू जितना घातक है ना, गरीबी जितना भयानक है, जितनी हमें नुकसान देती है, जितने दुख देती है, उससे भी ज़्यादा जो जाति प्रथा की जो व्यवस्था है, यह हमें दुख देती है, ठीक है ना। पेशे के दोषपूर्ण निर्धारण करती है, कौन से पेशे को दोषपूर्ण निर्धारण करती है? तो इसका आंसर जो है, इसका आंसर हो जाएगा जाति प्रथा। जाति प्रथा का जो पेशा है ना, यह दोषपूर्ण एवं पूर्व निर्धारण करती है। जो यह अब क्या है कि जाति प्रथा के आधार पर जो उनके जो वंशज होते हैं, उनको भी बहुत सारे काम ऐसे हैं कि लोगों जो उनको ये करना पड़ता है, ठीक है ना, चाहे इसमें उनकी सहमति हो या ना हो, तब भी उनको ये करना पड़ता है। जाति प्रथा में बेरोजगारी एक कारण बनी हुई है, कि जो जाति प्रथा है उसमें एक बेरोजगारी कारण बनी हुई है। यह कारण कौन सी है? आप इसमें आंसर देखकर बताइए कौन होनी चाहिए, ठीक है ना। प्रमुख और प्रत्यक्ष ना, ये दोनों आंसर सही है, बिल्कुल सही है, ए और बी यहाँ पर आंसर इसका सही होगा। मूक नायक क्या है? अब देखिए, अब यहाँ पर जो मूक नायक शब्द आया है, यह आपके जो शीर्षक है, पाठ है, उसके आधार पर यह मूक नायक शब्द लिया गया है। और इस अध्याय के आधार पर देखा जाए तो मूक नायक शब्द का अर्थ यहाँ पर पत्रिका आता है, और पत्रिका इसका आंसर सही भी होगा। अगला क्वेश्चन लास्ट क्वेश्चन था। अच्छा चलिए, इतना ही क्वेश्चन है इस चैप्टर में। तो यह इस चैप्टर का अंतिम क्वेश्चन था, 40वें क्वेश्चन है इस अध्याय में बन पाए हैं। तो आपको यह कैसा लगा, ठीक है ना, आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए। और हाँ, यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और बेल आइकन ज़रूर दबाइए, ताकि आपको अगले वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।